नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बताऊं कि इस वक्त रूस यूक्रेन की जो जंग है वो हकीकत में अब जो है वो यूक्रेन से लेकर यूरोप तक और यूक्रेन से लेकर अरब तक इतनी बुरी तरीके से फैल चुकी है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अब युद्ध विराम छोड़िए, अब ये समझिए कि कौन किसकी तरफ से कितना बड़ा हमला करेगा। अभी के जो 4-5 पॉइंट्स हैं, पहले खबर को समझ लीजिए, फिर हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि अभी आखिर चल क्या रहा है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ओखोटस्क जो सागर है उसके अंदर परमाणु पनडुब्बी से एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रूज़ मिसाइलें रशिया ने दागी हैं और नेटो यूक्रेन को बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी है कि अगर आप आगे और बढ़े तो हमारी परमाणु मिसाइलें पूरी तरीके से तैयार हैं। हम आपको बता दें कि पुतिन पिछले 4 या 5 महीने के अंदर 2 से 3 बड़ी परमाणु पनडुब्बियों का उद्घाटन कर चुके हैं, उनको समंदर में उतार चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इजराइल ने 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों के ऊपर बड़ा हमला किया था, उसने एक कहते हैं ना आग में घी का काम किया है और अब करीब 50 जो मुस्लिम देश हैं उसमें से कम शुरुआत की जो ताकतवर 6 या 7 देश हैं वो पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध करने की तैयारी में आ गए हैं। और उसमें तुर्की, उसमें कतर का नाम बहुत तेज़ी से आगे आया है, सऊदी अरब का आया है और सबसे हैरानी की बात है कि जो पाकिस्तान है वो भी इस मौके में कूद पड़ा है, अपने आप को हीरोपंती दिखाने के चक्कर में अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब देने को तैयार है अगर इजराइल से बड़ा खतरा होता है। ये 3 आपकी जो खबरें हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन ने पहली बार ऐलान किया है कि हमने यूक्रेन के सभी मोर्चों पे अपने 7 लाख सैनिकों को उतार रखा है, जो किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो डबल हार बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है कि पुतिन के जो आक्रामक तेवर हैं उसको देखकर ट्रंप ने बोला है कि भाई मैं पुतिन से हार चुका हूं, मैं पुतिन को बहुत अपना करीबी और अपना अच्छा समझ रहा था, लेकिन पुतिन ने मेरा पूरी तरीके से भरोसा तोड़ दिया है, अब मैं युद्ध रुकवा नहीं सकता। यानी कि ट्रंप ने एक तरीके से पुतिन के सामने सरेंडर कर दिया है और अपनी जो वॉर गेम थी, या कहना चाहिए जो डैडी की चालाकी है, युद्ध की जो डैडी बोले जाते हैं ट्रंप, उनकी चालाकी ये है कि उन्होंने अब इस युद्ध को एक तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया है कि नेटो देश और यूरोप के देश इसको संभालें और वो रशिया से निपटें। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने ऐसे अहम मौके पर, जब युद्ध इतने भीषण दौर में पहुंच चुका है, अचानक इतना बड़ा बयान क्यों दिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरब के देश अचानक इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में लामबंद क्यों हो रहे हैं। क्या रशिया ने अरब के देशों के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्या तुर्की, क्या यमन, क्या ईरान या सीरिया, क्या ये पुतिन के इशारे पर एक नया मोर्चा खोल रहे हैं ताकि ट्रंप का जो इजरायली मोर्चा है उसको भी कमज़ोर किया जा सके? इसकी एक एक डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि पुतिन ने सबसे बड़ा दांव क्या खेला है। सबसे बड़ा दांव ये खेला है कि जो पूर्वी यूक्रेन के 5 बड़े इलाके हैं उसके ऊपर रशिया ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और दावा किया है कि इस पूरे इलाके में 7 लाख सैनिक जो रशिया के हैं वो पूरी तरीके से यूक्रेन को कंट्रोल कर चुके हैं। इसीलिए जो ड्रोन हमले हो रहे हैं वो बेलारूस के एयर स्पेस से होते हुए आ रहे हैं यूक्रेन के पास में। कुछ जो ड्रोन है रशिया के वो पोलैंड के एयर स्पेस से होते हुए निकले हैं, जिसकी वजह से पोलैंड जो था वो बुरी तरीके से बौखलाया था और उसने दावा किया था कि रशिया के 21 से ज़्यादा आत्मघाती जो ड्रोन थे वो पोलैंड के अंदर से एंट्री करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मामला चल क्या रहा है और रशिया इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है। रशिया को अच्छी तरीके से पता चल गया है कि जो अब युद्ध है वो इतना व्यापक हो चुका है, उसको अब ट्रंप नहीं रोक सकते और ट्रंप ने आज बहुत ही क्लियर कर दिया है। आपको बता दें जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो ब्रिटेन के दौरे पर रहे हैं, वहीं पर कीर स्टॉमर जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके सामने ही ये सारी बातें आई हैं कि पुतिन ने मेरा भरोसा तोड़ा है और मैं इस युद्ध को नहीं रोक पाया। मैं सोच रहा था बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप ने जो था वो खेल कर दिया है। ट्रंप को क्या चाहिए था? ट्रंप को चाहिए था कि ऐसा युद्ध भड़के जिसमें 8-10 साल तक अमेरिका के वेपन्स अच्छी तरीके से बिकें, और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वो नेटो का 5% का बजट पहले ही बढ़वा चुके हैं, उसका सारा जो पैसा है वो हल्के हल्के करके अमेरिका पहुंचना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़े रक्षा सौदे जो हैं वो नेटो देश अमेरिका के साथ कर रहे हैं। अब उनको क्या चाहिए? उनको अब ट्रंप जी चाहते हैं कि अमेरिका डायरेक्ट किसी भी युद्ध की आग में ना फंसे और इसीलिए उन्होंने एक तरीके से युद्ध को ट्रांसफ़र कर दिया है यूरोप और नेटो के हाथ में कि भाई आप जाइए रशिया से निपटिए। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में अब जो सबसे बड़े कहते हैं ना युद्ध पिपासु टाइप के जो 4-5 देश हैं यूरोप के, जो रशिया को हर हालत में नामो निशान बता देना चाहते हैं, उसमें पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन और क्या कहते हैं कि ये लातविया जैसे जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि हम रशिया के ऊपर एक ऐसा अटैक करें ताकि आने वाले 10-20 दशक तक
कोई भी किसी तरीके की हमारे ऊपर हमले की कार्रवाई ना रहे, क्योंकि ये वो बोल रहे हैं कि अगर हमने 10 या 20 दशक के हिसाब से प्लानिंग की तभी हम रशिया को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि वो मान के चल रहे हैं कि लगभग 1000 साल तक ऐसी स्थिति कर दो कि जो रशिया है वो कभी भी यूरोप की तरफ आंख उठा के ना देख पाए। लेकिन यहाँ पे मसला क्या फंस रहा है? मसला ये है कि पुतिन ने भी अपनी चालें जो हैं वो अरब देशों में चलना शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी चूक ये हो गई कि रशिया ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर कतर, यमन, सीरिया, गाज़ा में तो अटैक कर ही रहा है, इस तरीके से करके उसने ट्यूनीशिया तक ऐसे हमले कर दिए जिसके बाद पूरा जो यूरोप है वो लामबंद हो गया है इजराइल के खिलाफ। अब इजराइल की सबसे बड़ी जो ताकत है वो अमेरिका है, अमेरिका से ही उसको वेपन्स मिले हैं। अभी के जो लेटेस्ट अटैक गाज़ा में हो रहे हैं या गाज़ा सिटी को जो खाली कराया जा रहा है उसमें जो बॉम्ब्स यूज़ किए जा रहे हैं रशिया की इजराइल की तरफ से, वो जो बॉम्ब्स हैं वो उसमें से 80% जो बम्ब्स हैं वो कहते हैं अमेरिकन मेड हैं और अमेरिका से पहुँचे हैं पिछले 4 से 5 हफ्तों के अंदर। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा अगर अरब में युद्ध भड़कता है और इजराइल के ऊपर सारे देश मिलकर अटैक करते हैं, तो इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा निश्चित रूप से पुतिन का है। पुतिन अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ट्रंप हैं वो अगर अपना अरब का मोर्चा कमज़ोर कर गए या वो उसमें वीक हो गए तो फिर सीधी सी बात है कि जो मुस्लिम देश हैं लगभग 50 हैं OIC के हिसाब से जो संगठन है, तो क्या होगा, पुतिन का पलड़ा भारी हो जाएगा। और पुतिन शुरू से ही उन्होंने एक अपना परसेप्शन बनाया है कि वो धर्म के आधार पर नहीं लेकिन दोस्तों के आधार पर अपने मुस्लिम देशों की पूरी मदद करने को तैयार हैं। और इसीलिए उन्होंने सीरिया में अपना पूरा अड्डे बना के रखे, इसलिए उन्होंने ईरान से इतनी अच्छी दोस्ती रखी है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों युद्ध आपस में जो क्लैश कर रहे हैं उसका नतीजा क्या आ सकता है, वो आने वाले दिनों में क्या होगा। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वॉर एक्सपर्ट्स के हिसाब से, और उसका बिल्कुल क्लियर कट है कि इस युद्ध का अंत तभी होगा जब सीधा सीधा हार जीत का फैसला हो जाए, क्योंकि अब कोई भी पक्ष दबने को तैयार नहीं है। और अगर तुलना की जाए कि भाई वास्तव में इस वक्त अगर देखा जाए तो किसका पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपको रूस का जो पक्ष है ना वो कमज़ोर नज़र आएगा। उसमें आपको मुट्ठी भर कुछ देश दिखाई देंगे, जिसमें उत्तर कोरिया हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया। इधर मुस्लिम देशों में ईरान, तुर्की को भी आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, ईरान हो गया, यमन, सीरिया, गाज़ा, जितने भी देश हैं, इराक, ये सारे जो लेबनान, ये सारे जो देश हैं वो पुतिन के प्रभाव में हैं। पुतिन भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें वक्त मिला और ऐसा मौका मिला कि अरब देशों की उनकी ज़रूरत है तो वो एक मोर्चा अमेरिका के खिलाफ इजराइल में खुलवा सकते हैं। और रशिया शुरू से ही बोल रहा है कि गाज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इजराइल पूरी तरीके से गलत कर रहा है। अब सवाल उठता है कि जो मजबूत पक्ष है ट्रंप का, नेतन्याहू का, जिसमें 32 नेटो देश हैं, जिसमें 27 यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जिसमें कुल मिलाकर 41 ऐसे देश हैं जो यूक्रेन की युद्ध में सीधी सीधी अब तक मदद कर चुके हैं। लगभग $360 बिलियन के हथियार यूक्रेन को मिल चुके हैं। तो क्या वो इतना मजबूत है कि वो रशिया को रौंद सकें या हरा सकें? इसका सीधा सा जवाब है, अगर ऐसा संभव होता तो 43 महीने से ज़्यादा की जंग में रूस को अब तक मटिया मेट कर दिया गया होता। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि रशिया खुद में इतना ताकतवर है और युद्ध का इतना ज़बरदस्त एक्सपर्ट है वर्ल्ड वॉर 2 से 1 से लेके अब तक, कि उसको ये युद्ध एक खिलौना लग रहा है। वो इसको इसलिए अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोलता है कि हमारा ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। अभी आपको मैं लेटेस्ट खबर बता देता हूं कि जो रूसी सेना के चीफ हैं वालेरी गैरिसिमोव, उनका दो टूक जवाब दिया है उन्होंने यूक्रेन को कि आप वो इलाके भूल जाइए जिस पर रशिया का कब्जा हो चुका है, और हमारी जो सारी सेनाएं हैं, यानी कि जो अलग अलग मोर्चों पर रशिया की फौजें हैं, वो हर मोर्च पे आगे बढ़ रही हैं, पीछे नहीं हट रही हैं। जबकि यूक्रेन कई जगहों पे दावा कर रहा है कि उसने डोनेट्स्क का 160 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस रूस से छीन लिया है, लेकिन उसका पुख्ता सबूत कहीं नहीं है। इतना ज़रूर है कि यूक्रेन जो है वो रूस की तेल रिफाइनरियों पर दनादन अटैक कर रहा है और उससे रशिया को नुकसान भी हुआ है। लेकिन कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया एक तरफा मारना नहीं चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर भी उसकी पिटाई हो रही है। इसलिए कुछ ऐसी चूकें जानबूझ के की गई हैं कि ऐसे इलाकों में बम गिरवाए गए रिफाइनरी से या उसके ड्रोन को आने दिया गया है जहाँ रशिया को बहुत भयंकर नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि देखिए भाई, यूक्रेन ने अपना एक घातक ड्रोन हमारे ऊपर अटैक किया, उसकी वजह से रशिया को ये नुकसान हुआ, अब उसके बदले में रशिया अटैक कर रहा है। तो यहां पे जो पूरा खेमा बन के आ रहा है युद्ध का, वो इस तरीके का बन के आ रहा है कि पुतिन जो हैं वो इस पूरे वॉर गेम में बहुत आगे निकल चुके हैं। और ट्रंप ने बड़ा ही स्मार्टली, कहते हैं ना, बहुत ही चालाकी से अपने आप को इस युद्ध से बाहर निकालना शुरू कर दिया है और युद्ध को उठाकर नेटो और यूरोप को ट्रांसफर कर दिया कि भाई तुम लोगों के अंदर बड़ा दिमाग में खुजली मची हुई थी कि हमें युद्ध करना है, हमें रशिया को हराना है, तो लो भाई मैं तो पीछे हट रहा हूँ, अब तुम इसको संभालो। हाँ, तुम्हें जो हथियारों की जरूरत पड़ेगी वो अमेरिकन कंपनियां बना के आपको देती रहेंगी, आप पटक पटक के मारते रहो जब तक मार सकते हो। तो यहाँ पे स्थिति जो हो गई है कि ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का युद्ध, वो अरब युद्ध
और रूस यूक्रेन युद्ध एक ही होता चला जा रहा है, और कुल मिलाकर जो हथियारों की बिक्री है उसमें अमेरिका की बल्ले बल्ले हो रही है। यहाँ पर युद्ध का जो बॉस या युद्ध के जो डैडी बोले जा रहे थे ट्रंप, उन्होंने पुतिन को बुरा भी कह दिया, उनको हथियार भी नहीं दे रहे हैं यूक्रेन को। और मजे की बात देखिए, जो अभी तक टैरिफ वॉर बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे थे ट्रंप, उसमें भी उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना शुरू कर दिया है। अभी तक वो भारत को लगातार बुरी तरीके से धमका रहे थे कि हम 50% कर देंगे, फिर 100% कर देंगे। अब जो खबरें आई हैं वो आप सुनी चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जो खबरें आई हैं उसमें पता चला है कि भाई जो ट्रंप साहब हैं या ट्रंप जो हैं, उनको अब भारत बहुत प्यारा लगने लगा है। हमारे पीएम मोदी जी उनको बहुत अच्छे दोस्त नज़र आने लगे हैं। अब वो चाहते हैं कि हल्के हल्के हम 2 से 4 से 8 हफ्ते के अंदर इस टैरिफ वॉर को या इस टैरिफ को कम करते चले जाएँ। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था उसको वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और जो 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया हुआ है उसमें भी रियायत बरतेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो मोर्चा है वो पूरी तरीके से ट्रंप का जो टैरिफ वॉर का था वो एक तरीके से आधा सफल हुआ है, आधा असफल हुआ है। सफल कैसे हुआ है? सफल ऐसे हुआ कि टैरिफ वॉर के चक्कर में जिन 80 देशों ने उनके टैरिफ को मान लिया, उससे उसको अरबों डॉलर का अब तक फायदा हो चुका है पिछले 4 से 5 महीने के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैरिफ वॉर से अमेरिका को यह पता चल गया अच्छी तरीके से कि कौन देश किसके पक्ष में जाने वाला है। तो ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर था, टैरिफ जो कार्ड था, उसको वॉर और बिजनेस दोनों तरीके से यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखिए, आज उनको ट्रंप को क्लियर कट है, उनके पास लिस्ट होगी कि भाई अगर हमने ज़्यादा टैरिफ चीन, ब्राज़ील और भारत पर लगाया और इसका मामला उल्टा पड़ा तो ये लोग हमारे खेमे से बाहर चले जाएंगे। वो इतना तो मान के चलते हैं कि कम से कम भारत हमारे खेमे से दूर ना जाए, वो हमारे पक्ष में रहे। वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम भारत के ऊपर बहुत हैवी टैरिफ नहीं लगाएंगे तो भारत जो है वो जैसे अब तक तटस्थ बना रहा है, न्यूट्रल बना रहा है, वैसे ही बना रहेगा। वो ना रशिया को वैसा सपोर्ट करेगा, ना ही अमेरिका को ऐसा सपोर्ट करेगा कि उन दोनों को एक दूसरे से नुकसान हो। उसकी दोनों की कोशिश भारत की यही है कि हम रशिया को हमारा पुराना दोस्त है, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तेल देते रहेंगे। और ट्रंप को ये बताया कि आप हमारे रणनीतिक रूप से बहुत ही अच्छे साझेदार हैं, आप चीन को अपना बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन हम चीन को प्रतिद्वंदी ना मानकर एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानते हैं, एक ऐसा पड़ोसी मानते हैं जो हमें चैलेंज कर रहा है। लेकिन हम आपकी शह पर ना तो चीन के खिलाफ कोई मोर्चा, युद्ध जैसा कोई मोर्चा खोलेंगे, और ना ही हम रशिया के खिलाफ कोई ऐसा मोर्चा खोलेंगे जिससे ट्रंप को बड़ी खुशी हो। तो उनको सिर्फ इतना बताया है कि आप ट्रंप, आप हमसे सिर्फ बिजनेस करिए, व्यापार को आने जाने दीजिए, इससे ज़्यादा आप हमसे ज़्यादा उम्मीद मत पालिए। अब सवाल उठता है कि रशिया अब आगे क्या करने वाला है। उसके बारे में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट बयान आए हैं। एक है व्लादिमीर सेवेकोव, ये जो हैं वो पुतिन के बेहद करीबी हैं और मीडिया की एक हस्ती हैं रूस के अंदर। उनका 2 टूक कहना है कि अगर यूक्रेन और नेटो और यूरोपियन यूनियन ये सोच रहे हैं कि साहब हम रशिया के ऊपर दबाव बनाएंगे, टैरिफ लाएंगे, भारी प्रतिबंध लगाएंगे, उसके बाद वो ये सोचेंगे कि साहब आइए हमसे बात करिए टेबल पे आके, तो आप ऐसा भूल जाइए, रशिया कभी भी ऐसे बचकाने लोगों से बात करने वाला नहीं है जो उनके कद के बराबर ही नहीं है। क्योंकि पुतिन ने 2 टूक बोला हुआ है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जो हैं ये हमारे सामने कोई वजूद ही नहीं रखते, इनकी कोई औकात ही नहीं है। हम जो रशिया है वो अपने लेवल के लोगों से बात करता है। इसीलिए पुतिन ने ट्रंप से तो बात की, लेकिन जेलेंस्की से कहा कि अगर तुमको बात करना है तो मॉस्को आओ। जेलेंस्की डर के मारे गए नहीं। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं चला तो जाऊं, लौट गई ना हो, तो वो गए नहीं। उन्होंने बोला कि मैं क्यों जाऊं साहब, अगर मैं जाऊंगा तो इसको तो यूक्रेन का सरेंडर माना जाएगा, और इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ट्रंप को ये लग रहा था कि मैंने इतना बढ़िया अलास्का में उनका स्वागत किया 15 अगस्त को, अपने B-2 बॉम्बर्स उनके ऊपर से उड़ाए हैं, F-35 भी मैंने पुतिन को दिखा दिए, तो उनके ऊपर एक थोड़ा सा दबाव आएगा कि भाई अमेरिका भी रेडी है। लेकिन क्या हुआ, 15 अगस्त को जैसी लौट के वो पुतिन पहुंचे घर पे, उन्होंने सबसे पहले तो मिसाइलें दागना शुरू कर दी और ओरेशनिक मिसाइल के परीक्षण कर दिए, 2-3 मिसाइलें और बना दी। अब वो हक्के बक्के रह गए ट्रंप, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। ये समझ लिए 15 अगस्त से और 18 अगस्त के बीच में ही, सितंबर में अब का जो महीना जब शुरू हुआ है, तो अभी सितंबर ख़त्म नहीं हुआ है। अब तक जेलेंस्की के दावों के मुताबिक 4000 हवाई हमले रशिया अकेले कर चुका है यूक्रेन के अंदर, जिसमें मिसाइल और ड्रोन दोनों हमले शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो लोग कह रहे थे कि पूरा वेपन उनका ख़त्म हो गया है रशिया का, उनके पास मिसाइलें नहीं बची हैं, ड्रोन नहीं बचे हैं, वो 4 हवाई हमले कर रहा है सिर्फ सितंबर महीने के अंदर, और अभी सितंबर का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ। ये डेटा जो है वो जेलेंस्की का है, और जेलेंस्की, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जेलेंस्की दुश्मनों की मिसाइलें और ड्रोन गिन रहे हैं, अपने कितने मार रहे हैं बता ही नहीं पा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए जेलेंस्की ने इससे पहले क्या बोला था कि हमारे ऊपर ईरान निर्मित शाहिद 136 जो ड्रोन है उसको 28,743 ड्रोन हमारे ऊपर दाग चुका है रशिया। ये आपको मैं 2 महीने पुराना डेटा बता रहा हूँ, अब उसके आगे का तो मैंने अभी जोड़ा ही नहीं है।
ना अभी उसके बारे में जेलेंस्की ने बताया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जेलेंस्की जो है वो बौखलाए हुए हैं। और नेतन्याहू का बौखलाना इसलिए कारण बनता चला रहा कि उनको पता नहीं था कि अमेरिका का प्रभाव अरब देशों से कम होने लगेगा। इसमें कतर बड़ा स्मार्ट निकला। कतर ने बोला कि भाई आपने हमारे घर के अंदर घुसकर 9 सितंबर को हमास के 5 नेताओं को मारा, ठीक है आपने मारा, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई शांति वार्ता होगी, बंधक लौट के आएंगे, तो इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, उसने अमेरिकी दबाव में इतना तो बोला कि हम बदला नहीं लेंगे कतर ने, लेकिन कतर ने सबसे पहले ओआईसी की मीटिंग बुलाकर एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया कि इजराइल, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर कहते हैं ना नेतन्याहू के ऊपर अगर ट्रंप का हाथ है, तो याद रखिए कि हमारे पास सारे इस्लामिक मुल्कों की ताकत है। अगर हम एकजुट हो गए और एक मन बना लिया तो फिर इजराइल को बचना या उसका वजूद बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि उसने वहाँ खुलेआम बोला, हर नेता बोल रहा था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी अरब देशों से या मुस्लिम देशों से इजराइल के संबंध है, सबसे पहले पूरी तरीके से इसे ख़त्म करो। जब तक आप इसे ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आप इससे दूरी नहीं बनाओगे, तब तक आप उसके ऊपर अटैक करने का मन नहीं बना पाओगे। उनका इंपॉर्टेंट था कि जब तक आप मन नहीं बनाओगे तब तक आप युद्ध नहीं करोगे। ये ईरान के राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो ओआईसी की मीटिंग में रखा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान कूद पड़ा। वहाँ के जो मोहम्मद इशाक डार हैं, उन्होंने क्या बोला कि देखिए हमारे जो पाकिस्तान के परमाणु बम हैं, जिसको हम लोग ने किराना हिल्स में दबा दिया था, ये ऑफिशियली नहीं है, आप याद रखिए। वहाँ की मार्क कूपर की रिपोर्ट है, जो अमेरिका का एक डिफेंस एक्सपर्ट है, कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसने इनके ढक्कन ही बंद कर दिए थे मिसाइलों के। इनकी जो परमाणु पनडुब्बियों के ढक्कन थे या दरवाजे थे, उनको ही बंद कर दिया था भारत ने। और खबर तो ये भी है कि जो अमेरिका के कुछ परमाणु वेपन्स भी वहाँ होने की खबरें थी, जिसको बाद में छिपा दिया गया और उस खबर को दबा दिया गया। लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान ने ओआईसी के चैनल पर जाकर, मंच पे जाकर अपने परमाणु हथियारों का फिर से नुमाइश की और बोला कि देखिए हम एक पाकिस्तानी एक इस्लामिक मुल्क है और उसका फर्ज बनता है कि अगर इस्लामिक मुल्कों को इस तरीके से तबाह किया जाएगा, 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर अटैक होगा, तो पाकिस्तान अपनी ऐसी स्थिति में परमाणु हथियार देने को तैयार है, परमाणु छतरी पूरे अरब देशों को देने को तैयार है। आपको अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तानी इकलौता एक ऐसा बड़ा मुस्लिम मुल्क है जिसके पास 170 से 180 परमाणु बम बताए जाते हैं, जो डेटा के अनुसार है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती कि पाकिस्तान के इन परमाणु हथियारों की कतर, तुर्की या ईरान को कितनी ज़रूरत है। आपको अच्छे से पता है कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, वो एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। यहाँ पर इस मंच में दिक्कत ये है कि हर कोई खलीफा बनना चाह रहा है। खलीफा कौन बनना चाहता है? तुर्की सबसे बड़ा अपने आप को मठाधीश समझता है, सोचता है कि जो मैं कहूँ वही हो। ईरान एक शिया मुल्क है और उसने इकलौता एक ऐसा मुल्क है 57 देशों में या 50 से ज़्यादा देशों में जिसने अपनी दम पर इजराइल पर दनादन हमले करके दिखाए और अपनी मिसाइलों को इजराइल के शहरों पर, उसकी राजधानी पर, हर जगह गिरा के साबित किया कि ईरान की जो हवाई ताकत या मिसाइल ताकत है या जो ड्रोन ताकत है वो इजराइल के बराबर है। भले ही वो बुरी तरीके से हारा हो, लेकिन ईरान ने साबित किया है कि वो इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है। कोई भी देश जो ऐसा है वो ऐसा नहीं था मुस्लिम देशों में जो उसे इतना बड़ा युद्ध कर सकता, वो भी 2000 किलोमीटर की दूरी के बीच में। ईरान, अगर हम वैसे करें, ईरान की राजधानी तेहरान और इधर तेल अवीव इजराइल की, तो इनके बीच में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी आप मान लीजिए। उस हिसाब से देखा जाए तो ईरान का जो प्रदर्शन था युद्ध में वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और ट्रंप ने भी बोला था कि नेतन्याहू की और इजराइल की पिटाई हुई है, ईरान ने अच्छी तरीके से की है, अगर मैं नहीं रोकता तो इजराइल का बहुत बुरा हाल होता। ये ट्रंप का एक बयान आ चुका था उसी वक्त। तो अब सवाल उठता है कि ये जो मंच है, अरब का मंच है, जो अरब युद्ध है, क्या ये ट्रंप की शह पर आगे बढ़ रहा है या ट्रंप को ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ रहा है? यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि अब ट्रंप को ठेंगा दिखाना शुरू हो गया है कि क्योंकि ट्रंप ने अपने व्यवहार से, अपने बयानों से अपनी रेपुटेशन को खाक करके रख दिया है। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ट्रंप की जो कथनी करनी है उसमें कोई समानता है। आज कुछ बोलेंगे, 2 घंटे बाद कुछ बोलेंगे। पहले भारत के खिलाफ टैरिफ पे कुछ बोल रहे थे, अब कुछ और बोलने लगे। अब उनको भारत बहुत प्यारा लगने लगा, सारे जहां से अच्छा लगने लगा उनको भारत। अब इंपॉर्टेंट आता है कि कतर ऐसी कंडीशन में है कि वो बिना ट्रंप की मर्जी के अटैक कर सके, क्योंकि उसके पास जितने भी वेपन्स हैं उसमें से आप ये मान के चलिए कि फ्रांस का 80% वेपन जो है वो कतर के पास है, बाकी जो बचा वो अमेरिकन है। तो ऐसी स्थिति में क्या फ्रांस, अमेरिका कतर को ये परमिशन देंगे कि जाके वो अटैक करें इजराइल के ऊपर? बिल्कुल नहीं। हाँ, फ्रांस ने इतना जरूर बोला है, अभी कुछ घंटे पहले एम्यूल मैक्रो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला कि गाज़ा में इजराइल जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है और ये जो वेस्ट बैंक समझौता हुआ था
उसको तोड़ने के बराबर है, उसका खून करने के बराबर है और टू नेशन थ्योरी का कत्ल करने के बराबर है। ये बहुत बड़ा बयान अभी कुछ ही घंटे पहले मैक्रो का आ चुका है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे खेमाबंदी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, युद्ध आपस में कैसे और किस मुकाम तक पहुँचेंगे। यहाँ पर तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उन्होंने दो टूक कहा है कि याद रखिए, अब हमारे ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो हम इजराइल को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। और ये किसकी चेतावनी पे बोला है? जो ईरान के एक जनरल हैं, उन्होंने एक चेतावनी दी, पूर्व जनरल ने चेतावनी दी है कि याद रखिए अगला जो टारगेट है वो सऊदी अरब और तुर्की होने वाले हैं। सऊदी अरब भी डरा हुआ है, जब से कतर पे हमला हुआ है 9 सितंबर को, उसके बाद से किसी भी मुस्लिम देश को अब यकीन नहीं रह गया है कि इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। कतर, सऊदी अरब और तुर्की, ये 3 देश ऐसे हैं जो अभी एक तरीके से इजराइल के भीषण हमलों की जद में नहीं आए। कतर जरूर 9 सितंबर को आया, जिसमें हमास के लोग टारगेट किए गए थे, लेकिन बाकी जो हिस्सा कहते हैं ना कि सऊदी अरब और तुर्की, वो लोग बचे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये हम पे भी कल को अटैक कर दे, इस बहाने से कि आप हमास का दे रहे हैं या लेबनान की मदद कर रहे हैं या सीरिया की मदद कर रहे हैं। इस बीच में जो सीरिया के प्रमुख हैं, जिनको हम जनरल जुलानी के नाम से बनाते हैं, जिनके ऊपर करीब 50 करोड़ का इनाम खुद अमेरिका ने रखा था, वो भी इस मीटिंग में पहुंचे OIC के। उनका कहना है कि वास्तव में इजराइल ने हमको भी बहुत बुरी तरीके से मारा, क्योंकि सीरिया में कई ऐसी गोलान की पहाड़ियां हैं जहां से होते हुए सीरिया पे अटैक किए हैं इजराइल ने। और उसने बोला है कि यहां से इजराइल के खिलाफ जो साजिश चल रही थी उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। तो हमारे सामने इस समय यहाँ पे 4 चेहरे हैं पुतिन के साथ, पुतिन को मिला के। ऊपर खामनेई है, सुप्रीम लीडर ईरान के, वो आप देख ही रहे हैं। ये राष्ट्रपति तुर्की के हैं एर्दोगान, आप देख ही रहे हो। ये कतर के अमीर हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनका आप सीधा सा मकसद है कि हम पुतिन के खेमे में रहेंगे, हम रशिया के साथ रहेंगे। रशिया जो है वो बैलेंस बात करता है, ट्रम्प की तरह कोई खोखली बात नहीं करते हैं पुतिन। और इसीलिए हल्के हल्के जो अरब है वो शिफ्ट होने लगा है रशिया की तरफ। अगर रशिया की तरफ, और इसमें भी एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आ रही, जो पीछे से पर्दे के पीछे से कोई गेम खेल रहा है, तो वो है चीन। चीन का इन्वेस्टमेंट अरब की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छे तरीके से पता है। और ईरान के अंदर भी उसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वहाँ तो एक तरीके से जिनपिंग और पुतिन के जो जॉइंट, कहते हैं ना, जॉइंट जो हथियार होते हैं, कि कुछ चीज़ें रशिया ने मिसाइलें दे दी, IL-76 से वहाँ पहुँची हैं। इस्कंदर मिसाइलें भी बताई जाती हैं कि जो ईरान के पास पहुँच चुकी हैं। तो अभी जो ईरान है वो इसमें विन विन सिचुएशन में देखा जा रहा है। पर दिक्कत ये है कि इनकी जो खलीफागिरी है तुर्की की, ईरान की और कतर की, कतर इतना नहीं है। कतर कहता है कि मैं पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करता हूं, मुझे फ्रंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। कतर एक माहिर मीडिएटर या मध्यस्थ माना जाता है अमेरिका और इजराइल के लिए, जिसने अब तक हमास से वार्ताएं करवाई और जो बंधक बचे थे वो भी सिर्फ कतर की वजह से बचे थे। अब कतर ने हाथ खींच लिए। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि यहाँ पर युद्ध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाज़ा सिटी पूरी खाली हो रही है। जो गाज़ा सिटी के अंदर है, वैसे तो 20-22 लाख पूरे गाज़ा की आबादी है, लेकिन जो गाज़ा सिटी है उसकी आबादी लगभग 10 लाख प्लस है। उसमें से लाखों की संख्या में जा चुके हैं। अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से करीब 3.5 से 4 लाख लोग जो हैं, या तो वो दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं या रास्ते में हैं। तो अभी जो सैटेलाइट से तस्वीरें रॉयटर्स पे आ रही हैं, उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। UN तक चीख पड़ा है कि आखिर इतने लोगों को रास्ते में ऐसे मरने कैसे दिया जा सकता है, जिनके ऊपर ना छत है, तेज़ धूप है, पीने को पानी नहीं है, समंदर के किनारे रगड़ते हुए जा रहे हैं। खारा पानी कहाँ तक गाजा का आदमी पिएगा? कब तक फिलिस्तीनी ऐसे तिल तिल करके मरेंगे? तो ये जो सारी स्थितियां हैं पूरे युद्ध को भयावह बना चुकी हैं। और इसीलिए जो वर्ल्ड का खेमा है वो एक तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ जा रहा है। और हर मोर्चे पे भले ही हमें जीतता हुआ ट्रंप नजर आए कुछ मोर्चों पे, या नेतन्याहू आए, लेकिन अंदर अंदर जो करंट चल रहा है बड़े युद्ध का, जो फाइनल वॉर होगा, जिसका फाइनल रिजल्ट आना है, वो निश्चित रूप से ट्रंप और नेतन्याहू और जेलेस्की के खिलाफ जा रहा है। जेलेस्की ना 3 में रह गए ना 13 में रह गए। पोलैंड जो है वो अपने आप को विक्टिम दिखाने की ज़्यादा कोशिश करने लगा यूक्रेन से ज़्यादा, जबकि अभी तो उसके ऊपर से सिर्फ रशियन ड्रोन्स गुजरे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो पुतिन है उनका खेमा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि इस युद्ध का अंत अब पुतिन ही करेंगे, ट्रंप के बस की बात नहीं है। कहते हैं ना 79 साल के जो ट्रंप हैं वो वास्तव में युद्ध के डैडी हैं। वो कहते हैं ना मौके की नजाकत को भांप चुके हैं। इसीलिए उन्होंने इस युद्ध को एक तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया है यूरोप और नेटो की तरफ से। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमुल मैक्रो आप संभालिए, हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आप इसको संभालिए, और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से कहा आप भी संभालिए। आपको तो बहुत ही दिनों से ये कहते हैं ना दिमागी खुजली थी कि मुझे रशिया को तबाह कर देना चाहिए। नेटो के 32 देश हैं, हमारे पास 34 लाख सेना है, हमारे पास 22,000 से ज़्यादा लड़ाकू विमान है। तो ठीक है, आप जाओ रशिया को कंट्रोल करो, उस पर अटैक करो। लेकिन पुतिन ने क्या कहते हैं ना, उनके दिमाग में जो जंगी गुब्बारा पैदा हो रहा था उसको सिर्फ अपनी एक
परमाणु पनडुब्बी से जो क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं उसी से उनकी हालत ख़राब हो गई है और उनको यकीन कहते हैं ना, पुतिन ने यकीन दिला दिया है कि याद रखना, यूरोप और नेटो, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, तुम 3 लोग तो बचोगे नहीं रशिया के टारगेट से बिल्कुल भी, और तुम्हें बचाने ट्रंप भी नहीं आएंगे, ये मान के चलना। वो युद्ध के अब्बा जरूर बने घूम रहे हैं, डैडी बने जरूर घूम रहे हैं, लेकिन याद रखना कि पुतिन से टकराने की हिम्मत ट्रंप नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को बैक किया, उन्होंने बोल दिया कि मेरा इस युद्ध से मतलब ही नहीं है, ये बाइडेन का और जेलेंस्की का युद्ध है और मैं पुतिन से बहुत ज़्यादा निराश हूँ। इसमें टोटल जो निकल के खबर ये आ रही है कि जो पुतिन है वो एक तरीके से बहुत बढ़त पे निकल चुके हैं। अब फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। अगर भूल कर भी नेटो ने या यूरोप के किसी भी देश ने रूस से सीधा पंगा लेने की कोशिश की तो यूक्रेन से बुरा हाल उस देशों का होगा। आगे जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने आप में एक वॉर एक्सपर्ट्स की तरह कमेंट्स करते हैं, इस पर अच्छी तरीके से कमेंट्स करिए और अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में ये युद्ध किस तरह बढ़ने वाला है। मैं आपके इन कमेंट्स को एक बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ता हूं और आप यकीन मानिए कि आप लोग कुछ पॉइंट्स ऐसे बताते हैं जो मैं अपने इस बोलचाल में आपके साथ इस्तेमाल करता हूं। धन्यवाद।